नमस्ते। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस प्यारे से परिवार नवोदय वाले में। और आज हम इस सफ़र में आगे बढ़ रहे हैं और आज हम आपके सामने लेकर हाजिर हुए हैं पेपर नंबर 8, जिसको आज हम सॉल्व करेंगे और आप भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और आप अपने उत्तर हमारे कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, हम चेक करेंगे किसका सही है किसका गलत है, ठीक है ना। और आपकी तैयारी कैसी चल रही है ये भी हम देख पाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले पेपर की तरफ, ठीक है। ये तैयारी रहेगी जो कि सारा क्या है, निःशुल्क है, ठीक है। और ये पेपर पैटर्न है, पेपर में किस प्रकार से कौन से पोर्शन से कितने क्वेश्चन वगैरह आते हैं, ठीक है, किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में, ठीक है। और आपको कोई भी इस पेपर से रिलेटेड JNVST के एग्ज़ाम से रिलेटेड या कोई भी क्वेश्चन हो, अदर क्वेश्चन आंसर दे पाए, आपको संतुष्ट उत्तर जवाब देंगे, ठीक है ना। जो आप हमें इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे या फिर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं हमारे अगले पेपर की ओर, ठीक है, जो कि हमारा रहेगा क्वेश्चन नंबर 41। क्या दे रखा है, 27,307 में आए 2 7 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा। मतलब देखो, इसमें 2 7 आए हुए, एक तो ये 7 है, एक ये 7 है, एक इकाई का अंक पे है या इकाई का स्थान पे, एक इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार के अंक पे, ठीक है ना। तो आपको इनका क्या करना है, स्थानीय मान का अंतर निकालना। तो पहले स्थानीय मान फाइंड कीजिए। स्थानीय मान, पहले 7 का स्थानीय मान क्या होगा, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, कितनी है 7,000। भाई 7 के बाद में कितने डिजिट है, 3 डिजिट है, तो 7,000, ठीक है। अब दूसरा 7 क्या है, दूसरा 7 का स्थानीय मान क्या है, 7 का 7 ही है, ठीक है। तो अब इसको इसमें से घटा दो, 10 में 7 गया 3 आ जाएगा। अब देखिए, हमारे ऑप्शन में एक ही क्वेश्चन है जिसके लास्ट में क्या है, 3 है, बाकी सब में तो क्या है, ये सब गलत हो जाएंगे, हमारा ये सही हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से भी कर सकते हैं, बाकी आगे बढ़ना चाहो तो भी कर सकते हो। 0 9 में से 9 का 9, इसमें एक गया 6 आएगा, क्यों, क्योंकि एक हमने इसमें उधार दिया था ना, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्या दे रखा है, 1 और 10 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है। सीधी सी बात है, 1 से लेके 10 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमेशा ध्यान रखना, एक अभाज्य संख्या नहीं होती, एक न तो अभाज्य संख्या है न भाज्य संख्या। क्यों, क्योंकि इसके अंदर किसी संख्या का भाग नहीं जाता है, ठीक है ना। अब देखिए, क्योंकि इसके फैक्टर सिर्फ एक खुद ही होता है, बाकी कोई फैक्टर नहीं होता, ठीक है। एक देखिए, पहला प्राइम नंबर कौन सा है, पहली अभाज्य संख्या कौन सी है, वह संख्या, अभाज्य संख्या कौन सी होती है, वे संख्याएं जिनमें एक तथा अपने के अलावा, खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से वो डिवाइड नहीं होती है, उसमें भाग नहीं जाता है, ठीक है। या फिर ऐसे कह दो कि इससे क्या है, केवल 2 ही फैक्टर होंगे, ठीक है। तो पहली कौन सी है, 2, फिर दूसरी 3, तीसरी 5, चौथी 7, 7 के बाद सीधा 11 आती है, ठीक है ना। 7 के बाद सीधा क्या आती है, 11 आती है। इसलिए हमारा देखो 10 के बीच में कितनी आ जाएगी हमारी, 4, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाजित है। देखो 8 से विभाजित है, 8 से विभाजित है, 8 से विभाजित है, इसका मतलब 8 का भाजकता का नियम क्या होता है, अंतिम पे 3, अंत के 3 डिजिट, अंत के 3 अंक क्या हो, 8 से विभाजित हो, अंत के 3 डिजिट क्या हो, 8 से विभाजित हो। तो पहले देखो, चेक कर दीजिए, इसमें 8 से विभाजित हो, इसका मतलब क्या है, इसको आप 2 टुकड़ों में बांट दीजिए, मतलब उसमें 4 का भाग भी जाएगा और 2 का भाग भी जाएगा। तो देखिए, ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 2 का भाग नहीं जा रहा, देखो सब में जा रहा है, सबके पीछे सम संख्या है, ठीक है। अब 4 का चेक करो, किसमें 4 का भाग नहीं जाता है, ठीक है ना। किसमें 4 का भाग, देखो 4 का भाग 14 में नहीं जाता, 4 का भाग 4 का समझा रहा है, 624 जा रहा है, इसमें 4 का भाग नहीं जाता, इसमें 4 का भाग नहीं जाता, इसमें 4 का भाग नहीं जाता, बची ये 2 संख्याएं, ठीक है। अब इन 2 संख्याओं में से देखना हमको कि इनमें से कौन सी संख्या 8 से विभाजित है। तो देखो 324 डिवाइड करो 8 से, 8 का भाग दिया, 8 2 8 चौक 32, पीछे कितना बच गया, 0, 4 आ गया। अब देखो इसमें नहीं जाएगा आगे भाग, फिर उसका ले लिया हम 432, ठीक है, 8 का भाग दिया, 8 पंजे 40, पीछे कितना आ गया 3, 8 चौक 32। इसका मतलब इस संख्या के अंतिम के 3 डिजिट के अंदर 8 का भाग पूरा पूरा गया है, इसका मतलब इसमें 8 का भाग पूरा पूरा जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही, ठीक है। बाकी सब में देख लीजिए, इसमें 8 का भाग नहीं गया, क्यों, क्योंकि इसमें 4 का भाग नहीं जा रहा है, तो 8 का कहाँ से जाएगा, ठीक है ना। तो बस अगला क्वेश्चन
3, 4, 6 और 10 का लघुत्तम समापवर्ती क्या होगा? क्या बोला है? 3, 4, 6 और 10 का लघुत्तम समापवर्ती। बस इस तरीके से कर दीजिए। 2 का भाग दिया 3 में जाएगा नहीं, सेम। 2 का दिया 3 आ गया, 5 आ गया। फिर 2 का दिया 1 आ गया, 3 का 3 आ गया, 3 का 3 आ गया, 5 का 5 आ गया। इस प्रकार अब 3 का भाग जा रहा है, 3 का दे दिया, फिर 5 में जा रहा नहीं, 5 में दे दिया। 5 का भाग 1, 1, 1, 5 दिया 15, 15 2 30, 30 दूना 60। ऑप्शन नंबर डी सही। इसको आप एक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दो संख्याओं के महत्व समापवर्ती मसफ और लसफ क्रमशः 2 और 12 है। यदि एक संख्या 4 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो देखो सिंपल क्वेश्चन दे रखा है। हमेशा हमने आपको पहले बता रखा है, जब भी दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ साथ में दे रखा हो और उसमें एक संख्या भी दे रखी हो, दूसरी संख्या फाइंड करनी हो, या दूसरी संख्या दे रखी हो पहली संख्या फाइंड करनी हो, या फिर एलसीएम दिया रहा हो एचसीएफ फाइंड करना हो, तो हमेशा एक फॉर्मूला लगाना है, एक इक्वेशन लगानी है कि किसी दो संख्याओं का एलसीएम गुणा एचसीएफ इक्वल टू होता है नंबर 1 गुणा नंबर 2। तो हमेशा ध्यान रखना। यहाँ पर देखो हमको सब कुछ दे रखा है, एलसीएम और एचसीएफ दोनों दे रखा है। एलसीएम दे रखा है 12 और एचसीएफ दे रखा है 2। देखो सब पहले महत्व समापवर्ती, पहले मसफ दे रखा है, ध्यान रखना। मसफ कितना है 2 और एलसीएम कितना है 12 इक्वल्स टू एक संख्या कितनी दे रखी है 4। तो दूसरी संख्या हमको फाइंड करनी है, दूसरी संख्या हमको फाइंड करनी है। तो दूसरी संख्या फाइंड करेंगे तो इसके साथ में क्या है, गुणा में है, तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में। तो 12 में क्या करेंगे 4 का भाग दे देंगे और हमारी क्या आ जाएगी दूसरी संख्या आ जाएगी 2 इंटू, अब देखो इसमें कौन सा है 2 इंटू 12/4, 2 इंटू 12/4। इसको इसने सॉल्व नहीं किया है, बस आपको इक्वेशन बनानी थी, उसके हमने बना दी है। हमारा आ गया 2 इंटू 12/4। ऑप्शन नंबर ए सही। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक रेलगाड़ी ए से 5:15 पर चलती है। मतलब ए स्थान है, कोई ए स्थान है, वहाँ से एक ट्रेन चलती है 5:15 पर। कब चलती है? सायं, मतलब शाम को, पीएम। ठीक है, शाम को चलती है तथा बी स्थान पर अगले दिन सुबह 10:40 पर पहुँचती है। मतलब बी पॉइंट पर वो पहुँचती है सुबह 10:40, वो भी कब? एएम, सुबह को पहुँचती है। तो ये रेलगाड़ी कब पहुँचती है? सुबह 10:40 बजे पहुँचती है। ठीक है ना। तो अब क्या पूछा है, रेलगाड़ी द्वारा यात्रा में लिया गया कुल समय कितना है? अब देखिए सोचिए, समझने वाली बात है। कल मतलब शाम को 5:15 बजे रवाना हुई और फिर दूसरे दिन सुबह 10 बजे पहुँची। इसका मतलब ये शाम को 5 बजे से लेके सुबह के 5:15, मतलब दूसरे दिन सुबह 5:15 तक कितने हो जाएंगे? पूरे 12 घंटे। कितने हो जाएंगे? 12 घंटे। अब देखिए यहाँ से आगे बढ़ना हमको। 5:15 के बाद में देखो क्या हो जाएगा, सुबह के 6:15, फिर 7:15, फिर 8:15, फिर 9:15। ठीक है, अब फिर आगे क्या हो जाएगा हमारा 10:15। ठीक है, अब हमें ट्रेन पहुँची कब, कितना बजे? 15 मिनट के बाद में देखो 40 कब होता है? 15 के बाद में 5 जोड़ेंगे तो 20, सॉरी अब देखो 40 कब होगा? तो देखो अब 11:15 करेंगे वो तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। देखिए हमको कहाँ तक पहुँचना है, 40 तक ही जाना है। तो 15 के बाद में 40 कैसे होगा? 25 मिनट ऐड को, कितना? 25 मिनट जोड़ेंगे, मतलब 25 मिनट बाद क्या पहुँच जाएंगे? 10:15 के 25 मिनट बाद हम क्या हो जाएंगे? 10:40 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें मतलब 25 मिनट एक्स्ट्रा। ठीक है ना, अब इतना एक्स्ट्रा लिया। अब टाइम कितना देखो, 12 घंटा तो यहाँ तक। अब 5 बजे से 6 बजे तक बीच में 1 घंटा, 6 से 7:15 तक 1 घंटा, फिर 7:15 से 8:15 तक 1 घंटा, 8:15 से 9:15 तक 1 घंटा, फिर 9 से 10 तक 1 घंटा। ठीक है, अब देखो कितने हो गए घंटे? 1 2 3 4 5 घंटे तो ये पूरे हो गए। ठीक है, 12 घंटे ये थे, 5 घंटे ये आ गए। कितने हो गए? 12 और 5 17 घंटे, और ये ऊपर वाले 25 मिनट, ऊपर वाले 25 मिनट। ठीक है, 17 घंटे 25 मिनट। ऑप्शन नंबर सी सही। ठीक है, बढ़ते हैं लगाना। ठीक है, जहाँ सिंपल तरीके से हो सकता है वहाँ सिंपल तरीके से करने की कोशिश करनी है। ज़्यादा फॉर्मूला लगाओगे तो फिर ज़्यादा डिफिकल्टी हो जाएगी। ठीक है ना, आपको ज़्यादा याद भी रखना पड़ेगा, नहीं तो समझने वाली बात है, उसको समझ लीजिए। ठीक है ना, बस आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक कार ए से लेके बी की ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना प्रारंभ करती है। मतलब एक गाड़ी है, एक कार है, वो ए पॉइंट से चलना प्रारंभ करती है बी की ओर कितना स्पीड से? स्पीड है उसका 40 किलोमीटर पर आवर। फिर क्या बोला?
2 घंटे के अंत में उसने पूरी दूरी का आधा भाग तय कर लिया। इसका मतलब मान लो ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, इसको इधर से इधर जाना था, ठीक है, लेकिन इसकी स्पीड क्या दे रखी थी, स्पीड क्या दे रखी थी, 40 किलोमीटर पर आवर। अब इसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। यहाँ को इस गाड़ी कार को यहाँ से यहाँ जाना था, लेकिन ये आधे में पहुँची। कहाँ पे पहुँची, इसके हाफ में पहुँची है, और पहुँची कितने टाइम में, 2 घंटे में। कितने में पहुँची है, 2 घंटे में। इसका मतलब क्या है, 2 घंटे में इस पूरी यात्रा की आधी इसने तय की है। तो बताओ ए और बी के बीच में दूरी कितनी, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी कितनी है। एक बात आप समझ लीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी दूरी है, वहाँ से लेके वहाँ तक कितनी दूरी इक्वल है। ये दूरी और ये दूरी आपस में क्या है, इक्वल है। इसका मतलब हम क्या फाइंड कर लें कि भाई ये गाड़ी कार है ना, 2 घंटे में कितना दूरी तय किया है वो फाइंड कर लें। मतलब क्या फाइंड करें, यहाँ पर हम दूरी फाइंड कर लें। और दूरी फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी फाइंड करने का फॉर्मूला होता है गति या फिर चाल गुणा समय। ठीक है, हमारी चाल कितनी थी, 40 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना है, 2 घंटे। 40 दूना कितना किया, 80 किलोमीटर आ गया। कितना आ गया हमारा, 80 किलोमीटर। इसका मतलब 2 घंटे में इस गाड़ी ने यहाँ तक कितना आया है, 80 किलोमीटर आया है। और जाना कहाँ था, इसको बी पॉइंट तक जाना था। इसका मतलब ये भी क्या है, इन दोनों में ये क्या है, इक्वल है ना, क्योंकि ये आधे में पहुंची है, बिल्कुल इस दूरी के क्या है, आधे में है। इसका मतलब 80 किलोमीटर कवर कर लिया था, 80 किलोमीटर और बाकी है, तो इसको 2 से गुणा कर लो। 80 दूना 160 किलोमीटर ए और बी के बीच में दूरी है। कितनी है, 160 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या आरोही क्रम में दिखी गई है। अब आरोही क्रम मतलब बढ़ता क्रम, मतलब पहले क्या है हमारा आरोही क्रम, सबसे पहले क्या आएगी, छोटी फ्रैक्शन, और उसके बाद सबसे लास्ट में कौन सी आएगी, बड़ी फ्रैक्शन। ठीक है, अब देखते हैं। अब देखियो इसमें देखो, सब में क्या है, सब में डिनोमिनेटर क्या है, सॉरी न्यूमरेटर क्या है, 12 है, मतलब अंश क्या है, सभी फ्रैक्शन का 12 है। तो अभी से हमेशा एक बात ध्यान रखना, जब भी फ्रैक्शन के अंश बराबर हो, क्या हो, जब भी फ्रैक्शन के अंश बराबर हो तो उसका क्या चेक करते हैं, हर चेक करते हैं। डिनोमिनेटर फ्रैक्शन का हर है ना बड़ा होगा ना, वो फ्रैक्शन छोटी होगी, और जिसका हर छोटा होगा उस वो फ्रैक्शन बड़ी होगी। ठीक है ना। तो देखिए इसमें आगे क्या करते हैं, अब देखो सोचने वाली बात है। देखिए इन सब में हर किसका बड़ा है, सबसे बड़ा हर कौन सा है, 37, लेकिन वो कहाँ पड़ा है, सबसे लास्ट में। इसका मतलब इन सब में छोटी फ्रैक्शन तो ये है, लेकिन है कहाँ, सबसे लास्ट में। तो इसका मतलब हमारे तो बढ़ते हुए क्रम के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या आनी चाहिए, छोटी फ्रैक्शन आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 गलत। फिर आगे देखिए, ये 12/37 क्या है, सबसे बड़ा है, लेकिन सॉरी 37 में क्या है, हर सबसे बड़ा है। इसका मतलब ये फ्रैक्शन सबसे छोटी है, इसलिए मतलब आपको ये फर्स्ट पे आना चाहिए था इसको, लेकिन ये कहाँ पर आ रहा है, सेकंड पे, इसलिए ये भी गलत है। फिर आगे देखिए इसमें, अब देखो 12/39 है, 12/39 है, तो 39 देखो इन सब फ्रैक्शन में 39 सबसे छोटी है, मतलब 12/39 फ्रैक्शन छोटी है। क्यों, क्योंकि इसका हर क्या है, 39 जो सबसे बड़ा है, और न्यूमरेटर क्या है, सबका बराबर है, इसलिए क्या है ये 39 हर बड़ा होने की वजह से क्या ये फ्रैक्शन छोटी है। तो ये ऑप्शन नंबर बी पे है, इसका मतलब सॉरी बी दूसरी प्लेस पे, इसलिए ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसको फर्स्ट पे आना चाहिए था। अब इसमें देखिए, इसमें क्या है, 37 देखो सबसे बड़ा, उसके बाद में 29 बड़ा, 29 के बाद में 25 बड़ा, 25 के बाद में 29 बड़ा। इसका मतलब ये सबसे छोटी, ये उससे बड़ी, फिर ये उससे बड़ी, ये सबसे बड़ी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, निम्नलिखित में से 1 के बराबर है, मतलब इनको सॉल्व करना है। किसको सॉल्व करने से क्या आता है, 1 आता है। तो देखिए इसमें क्या करना आगे, देखिए इस डेसिमल से ये डेसिमल डिवाइड हो गया, ठीक है, उड़ गया या फिर कट गया। ठीक है, डेसिमल से डेसिमल काट सकते, क्योंकि ये 1 के बाद है, यहाँ पे भी 1 के बाद है, डेसिमल से डेसिमल कट गया। अब बचा क्या, 7×6 42, और यहाँ पर 42 दूना सॉरी 42 को 10 से करेंगे तो 420। 42 का 42 में कितनी बार गया, 1 बार, तो ऊपर कितना बचा, 1/10, मतलब ये तो गलत है, नहीं आ रहा है। फिर यहाँ पे चेक किया, डेसिमल से डेसिमल गया, ठीक है, 7×6 42, ठीक है, डेसिमल से डेसिमल गया, 7×6 42, और एक डेसिमल 1 के बाद था, तो ये 1 के बाद डेसिमल लगा दिया। फिर क्या है नीचे, 420 आ गया, 10 को 42 से गुणा किया 420, और डेसिमल हटा, नीचे कितना आ गया, 00। 42 का 42 में भाग गया 1 बार, और आंसर कितना आ गया, 1/100। तो यहाँ पे भी ये गलत है। अब देखते हैं यहाँ पर, यहाँ क्या है, यह 7 है, यहाँ 1 है, डेसिमल के बाद 0 है, डेसिमल के बाद 0, इसका मतलब ये डेसिमल नहीं माना जाएगा। ठीक है, अपने कोई मानने की जरूरत नहीं है होल नंबर में। ठीक है, तो उसमें कुछ नहीं करना, काटना वरना कुछ नहीं। ये डेसिमल देखो, ये 6 भी गया अपने आप में पूर्ण है। ठीक है, 6 के बाद डेसिमल के बाद 0 है, तो इसका मतलब ये पूरा ही 6 है। ठीक है ना, इसको नहीं मानना डेसिमल। अब ये 4.5
2 दे रखा है। अब देखो करना क्या है, 7 6 42 अपॉन, आगे देखो क्या करोगे, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 42 है, 42 को 1 से गुना करो क्या आ जाएगा 42, डेसिमल कितने बात है 1 के बाद, ठीक है, एक डेसिमल हटेगा, ऊपर क्या जाएगा 0, ऊपर क्या जाएगा 0। अब 42 से 42 कट गया एक बार, आंसर कितना आया 10, तो ये भी क्या है गलत। अब देखिए इसको, इसमें क्या करना है 7 6 42, पॉइंट डेसिमल कितना 1 के बाद था, ये 1 के बाद डेसिमल लग गया। अब यहाँ पे 1 है, यहाँ 42 है, तो 42 को क्या करो 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 42 सेम आएगा, और डेसिमल का डेसिमल, ठीक है। अब डेसिमल से डेसिमल उड़ गया, 42 का 42 में भाग गया एक बार, आंसर कितना आएगा 1, तो ऑप्शन नंबर बी सही इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। 50 निम्नलिखित में से कौन सी संख्या व्यंजक 2/3 निम्नलिखित में से कौन सी संख्या व्यंजक 3/2 डिवाइड बाय 3/2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3/2 के बराबर है, इसको सॉल्व करना है। क्या करोगे, सबसे पहले क्या सेट कर, डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद एडिशन, उसके बाद में सब्ट्रैक्शन, ठीक है ना। तो डिवाइड सबसे पहले सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे 3/2, डिवाइड का हो जाएगा मल्टीप्लाई, सामने वाली क्या हो जाएगी उल्टी, तो 2/3, ठीक है, मल्टीप्लाई का 2 प्लस का 3/2। अब देखिए आगे क्या करना है, 3 से 3 डिवाइड हो गया, 2 से 2 डिवाइड हो गया, बचा क्या 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3/2। अब देखिए 2 और 1 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 2 प्लस 3/2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 और 3 कितने हो गए 7/2। ये एक तरीके से मिक्स फ्रैक्शन है, ठीक है। इन दोनों का गुणा करोगे और इस 3 को क्या कर लोगे इसमें जोड़ दोगे, ठीक है ना। तो 2 दूनी 4, 4 और 3 कितने 7, 7 बटे नीचे राज में कितना 2 है, तो 2 का 2, 7/2 इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर। क्या दे रखा है, 500 रुपये का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, साधारण ब्याज ज्ञात करना है, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। क्या फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय, ठीक है, अपॉन में 100, ठीक है, कितना 100, बस उसी फॉर्मूले में रखना है हमको। क्या दे रखा है, 500 रुपये का 500 मूलधन हमारा, फिर टाइम कितना है 4 वर्ष, या फिर दर मान लो, उससे कोई टाइम भी तो लिखो बता दी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 6 × 4/100, 00 से 00 डिवाइड हो गया, 5 × 30, 30 को 4 से कर लो, 30 को 4 से गुना करेंगे, 4 और 3 4 3 12 और 0 का 0, मतलब 120 रुपये क्या आ जाएगा हमारा साधारण ब्याज आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है ना, 120 रुपये, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इस प्रकार बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 24 के गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी है। अब देखो 24 के गुणनखंड लिखना है, 24 के फैक्टर लिख लो। सबसे पहला फैक्टर वो खुद, क्योंकि एक का भाग तो सब में ज़्यादा जाता है ना, पहला सबसे फैक्टर सबका पहला फैक्टर क्या होता है, एक खुद होता है, ठीक है ना। अब उसके बाद में 2 का भाग जाता है क्योंकि 4 है, 3 का भाग 8 3 24 जा रहा है, 4 का भाग जा रहा है 6 चौक 24 जा रहा है 6 बार, ठीक है। फिर 5 का जाएगा नहीं, 6 का जाएगा 4 बार, फिर 7 का जाएगा नहीं, 8 का जाएगा 8 8 16 8 8 16 8 दिया 24, 8 का जाएगा, फिर 9 का जाएगा नहीं, 10 का जाएगा नहीं, 11 का नहीं जाएगा, 12 का जाएगा, 12 दूनी 24। अब देखो 12 का आधा 24 का आधा कितना 12 आ गया। अब उसके बाद में कोई भी इसका फैक्टर नहीं हो सकता, सीधा क्या हो जाएगा, वो खुद अपने आप का फैक्टर होता है। किसी भी संख्या के फैक्टर हमेशा एक तथा उस खुद के बीच वाले ही होते हैं, उससे बड़ा कभी नहीं होता। किसी भी संख्या का फैक्टर उस संख्या से बड़ा कभी नहीं होता है, ठीक है, या तो उसके बराबर होगा या उससे कम होगा, उससे बड़ा कभी नहीं हो सकता। और हमेशा ध्यान रखना, हर संख्या के फैक्टर क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, फिक्स होते हैं, ठीक है, फाइनाइट होते हैं, ठीक है ना। इसलिए देखो काउंट करो कितने हो जाएंगे इसमें फैक्टर, 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए 6। हाँ, कितने फैक्टर हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हैं 8 है, कितने हैं 8 है, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन एक मान लो अभी ऐसे पूछ लेता कि 24 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है। क्या पूछ लेता, 24 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो हमेशा ध्यान रखना अभाज्य गुणनखंड कितने कितने, देखिए कौन कौन से इसमें, सिर्फ
केवल कितने हैं 2 और 3, ये दोनों ही हैं, बाकी कोई इसका अभाज्य गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो 2 अभाज्य गुणनखंड होते हैं किसके 24 के, लेकिन पूरे गुणनखंड पूछे तो उसमें कितने हैं 8 है। कितने हैं 8 है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से 6.25 मतलब 25% के बराबर है, ये किसके बराबर है ये पूछ रहा है। ठीक है ना, ठीक है, 6.25% के बराबर है। तो कितना है 6.25%। जब देखिए इसका परसेंटेज ये हटेगा ना, ये परसेंटेज हटेगा तो कितना हो जाएगा 6.25 डिवाइड में क्या आ जाएगा 100, क्या आ जाएगा 100। अब देखिए जब भी हम क्या करते हैं, ये नीचे वाला जीरो हटते हैं तो ऊपर कितने डेसिमल लगते हैं 2 के बाद लगते हैं। तो देखिए 625 इधर लिख दिया हमने, अब डेसिमल हमारा अकॉर्डिंग टू रूल इधर है। ठीक है, अब जब ये डेसिमल हटेंगे तो डेसिमल 2 पॉइंट किधर सरकेगा, इधर सरकेगा। तो यहाँ पे तो था ही, तो 1 और ये 2, 0 1 लग जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा डेसिमल, और इस प्रकार हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0.0625, ऑप्शन नंबर 02065, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर कितने बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या दे रखा है, किसी वर्ग का क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर है तो उसकी परिमाप क्या होगा। वर्ग का क्या दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है, वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है, कितना है 100, कितना है वर्ग का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 100 दे रखा है, 100 वर्ग मीटर मतलब मीटर स्क्वायर। ठीक है, वर्ग मीटर को या मीटर स्क्वायर को दोनों एक है। अब देखो क्षेत्रफल होता क्या है, इसलिए रियल में फॉर्मूला क्या होता है स्क्वायर का, साइड या भुजा स्क्वायर, या भुजा इंटू भुजा बोलो या भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसका मतलब 100 बराबर क्या है हमारा भुजा स्क्वायर, 100 बराबर क्या है हमारा भुजा स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या फाइंड करना है, वर्ग का परिमाप फाइंड करना है, वर्ग का पेरीमीटर फाइंड करना है, परिमाप फाइंड करना है। तो इसलिए हमें क्या चाहिए 4 इंटू भुजा होता है हमारा परिमाप फाइंड करने का फॉर्मूला। तो हमारे पास 4 तो है, ठीक है 4 तो ये न्यूट्रल है, ठीक है, लेकिन भुजा हमें फाइंड करनी पड़ेगी। तो भुजा कहाँ से, इस एरिया वाले फॉर्मूले से लाएंगे। तो देखिए भुजा क्या है इधर स्क्वायर में है। ठीक है, तो अब हम क्या करें, ये स्क्वायर है, जब इस स्क्वायर को हम इधर भेजेंगे तो ये किस में मिल जाएगा रूट में, किस में मिल जाएगा रूट में। तो 100 का रूट कितना होता है, 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 100 का स्क्वायर रूट होता है 10, मतलब 10 को 10 से गुणा करोगे वापस क्या आता है 100 आता है। तो इसका मतलब हमारी भुजा कितनी आ गई 10 आ गई, भुजा कितनी आ गई 10 मीटर। इसका मतलब अब हम पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं, 4 इंटू भुजा कितनी है 10 मीटर, तो सॉल्यूशन करोगे कितना आ जाएगा 40 मीटर क्या आएगा इसका पेरीमीटर या परिमाप आएगा। ऑप्शन नंबर ए सही। ठीक है ना, किसी वर्ग, नेक्स्ट पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन का। एक आदमी 2400 रुपये कमाता है तथा 600 रुपये की बचत करता है। अब देखिए कमाता कितना है, आय कितनी है उसकी, कमाना मतलब आय कितनी है उसकी टोटल 2400 रुपये। फिर क्या बोला इसने 600 रुपये की बचत करता है, इसका मतलब इस 2400 में से उसने क्या कर लिया 600 रुपये बचा लिए इसने। ठीक है, फिर क्या बोला उसकी आय का कितना प्रतिशत खर्च हो जाता है। तो पहले कितने प्रतिशत खर्च होता है ये फाइंड करना है हमको। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि खर्च कितना होता है। भाई परसेंटेज तो फाइंड कर लेंगे, लेकिन किसका करोगे, खर्च तो होना चाहिए हमारे पास। तो हमेशा ध्यान रखना खर्च फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, जितना कमाया है और जितना खर्च किया है, जितना कमाया है उसमें से कितना हमने बचाया है वो उसको क्या कर दो घटा दो। आय में से बचत को घटा लोगे तो खर्च आ जाएगा। तो देखिए घटाएंगे हम 10 में से, तो 0 में से 0 गया, 0 में से 0 गया, 0 आ गया। अब इधर आएगा 1 हासिल, क्या होगा 14, 14 में से 6 गया, पीछे कितना बचा 8 और 1 का 1। इसका मतलब इस व्यक्ति ने खर्चा कितना किया है 1800 रुपये इसने खर्च किया है। खर्च कितना किया 1800 रुपये किया है, कितना किया है 1800 रुपये खर्च किया है। ठीक है ना, अब हमें फाइंड प्रतिशत किसका फाइंड करना है, आय का कितना प्रतिशत खर्च किया है, कितने प्रतिशत खर्च किया है। ठीक है ना, अब यदि मान लो इसको आप क्वेश्चन को 2-3 तरीके से पूछ सकता है। यदि ये भी पूछ सकता है कि कितने प्रतिशत बचत की है, कितने प्रतिशत खर्च किया है, या फिर इसके खर्च और बचत में कितना अंतर है, किसी भी तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसलिए हमको हर तरीके से रेडी रहना है। ठीक है ना, तो देखिए आगे क्या करना है, आप खर्च को प्रतिशत निकालना है, खर्च प्रतिशत निकालना तो खर्च सबसे ऊपर आएगा, बट्टे में नीचे क्या है आय को लाए, आय कितनी किस में से खर्च किया है, और मल्टीप्लाई में परसेंटेज फाइंड करना है। इसलिए क्या करोगे 100, खर्च कितना हमारा 1800 डिवाइड बाय 2400 क्योंकि आय है, और मल्टीप्लाई में 100। अब देखो 00 से 00 उठ गया, 6 से कट गया ये 3 बार, 6 से कट गया ये 4 बार। ठीक है, अब 4 से 100 कट गया 25 बार, और 25 से 3 गुणा हो गया, कितना बार हो गया
75 बार, तो 75% क्या है इसकी बचत है। और खर्च कितनी हो जाएगी, सीधी सी बात है, सेविंग क्या हो जाएगी हमारी इसकी 25%, बचत कितनी है 25%। ठीक है, इस प्रकार हमने ये सॉल्व कर दिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्या दे रखा है, 20% का 40% क्या होगा, जैसा लिखा है वैसा लिख लो। 20% का 40% क्या होगा, 20% का 40% निकालना है, तो 20% मतलब 20/100 का गुणा 40% का क्या होता है 40/100, बस निकाल लो, सिंपल। सॉल्व करेंगे, 20 से 100 कट गया 5 बार, ठीक है, 5 से 40 कट गया 8 बार, तो क्या बचा इधर 8/100 बच गया, 8/100 बच गया। अब ये तो हमारा क्या आ गया भाई, 20 का 40% आ गया, लेकिन हमको पूछा किस में, परसेंटेज में पूछा है, तो परसेंटेज में पूछने के लिए क्या करोगे, इसको क्या करोगे, परसेंटेज में बदलोगे ना, किस में बदलोगे, परसेंटेज में। तो 100 से क्या किया हमने, गुणा किया, तो हमारा क्या आएगा 8%, क्या आ गया 8%। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है, 100 से गुणा। ठीक है, इसलिए क्या कर लिया हमने। अगले क्वेश्चन की ओर, क्या दे रखा है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को बेचकर 15% लाभ कमाता है, यदि वह उस वस्तु का विक्रय मूल्य 23 है तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा। अब क्या दे रखा है, लाभ परसेंट दे रखा है, क्या दे रखा है, लाभ प्रतिशत, लाभ परसेंट दे रखा कितना 15%। ठीक है, फिर क्या बोला है, उस वस्तु का विक्रय मूल्य मतलब एसपी कितने में बेचा, ये दिया हुआ है 23 रुपये, कितना दे रखा है 23 रुपये, तो उसका क्रय मूल्य फाइंड करो, मतलब क्रय मूल्य फाइंड करना है। ठीक है ना, अब देखो क्रय मूल्य फाइंड करने का ऐसा तो क्या होता है, सिंपल एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, क्रय मूल्य फाइंड करना है ना, तो फॉर्मूला क्या होता है 100 बट्टा माना हुआ एसपी। ठीक है ना, लेट एसपी मल्टीप्लाई बाय रियल एसपी। ठीक है, समझ रहे बात को, ये फॉर्मूला होता है किसका, सीपी का। अब ये आया कैसे, तो पहले वो देखिए, लाभ कितना है हमारा 15% है, इसका मतलब 15/100, इसका मतलब सीपी है हमारी 100 और प्रॉफिट कितना है 15, तो एसपी कितनी हो जाएगी, सीधी सी बात है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉफिट हमारा कितना हो जाएगा, एसपी 100 प्लस 15 करोगे तो 115 हो जाएगी, तो हमारी मानी हुई एसपी कितनी है 115। तो 100 में क्या करो, 100 में 115 का भाग दो और गुणा में क्या करो, रियल एसपी कितनी है 23 से इसका गुणा कर दो। तो देखो 23 का भाग 23 में गया 1 बार, 115 में गया 5 बार, और 5 से 100 घट गया 20 बार, तो ऑप्शन नंबर 20 रुपये कितना आ जाएगा, सी, ऑप्शन नंबर सी। आप इस क्वेश्चन को आप एक अलग तरीके से भी कर सकते हो, कैसे कर सकते हैं, बस वही तरीका है। ठीक है, 15% लाभ बोला है, कितना बोला हमारा 15% लाभ बोला है, तो हमारी सीपी कितनी हो गई 100, सीपी कितनी हो गई, सीपी कितनी 100, प्रॉफिट कितना है 15, तो एसपी कितनी हो जाएगी हमारी 115, क्योंकि सीपी प्लस प्रॉफिट क्या होता है एसपी होती है। अब क्या करना है, हमको एसपी कितना दे रखा है 23, हमको एसपी कितना दे रखा है 23, लेकिन ये कितना बोल रहा है 115, इसका मतलब 115 को क्या करो 23 के इक्वल टू रखो, 23 के इक्वल टू, एक की वैल्यू फाइंड करोगे तो क्या आएगा 23/115, और फिर क्या हमारी सीपी कितनी है 100 है ना, तो 100 को क्या कर लो, इससे गुणा कर लो, तो 23 में इसमें कितनी बार गया भाग 5 बार, और 5 के भाग 200 में कितनी बार गया 20 बार, तो कितना आ जाएगा 20 रुपये, कितना आ जाएंगे 20 रुपये। ठीक है ना, एक की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि 15 हमारे अकॉर्डिंग तो कितना है 115, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 23, तो 115 को 23 के इक्वल टू रखेंगे, एक की वैल्यू फाइंड करेंगे 23 को बटा 115 करके, एक की वैल्यू फाइंड करने के बाद हमारे पास में एक की वैल्यू आएगी। अब हमारा देखो सीपी कितनी थी 100 थी, तो 100 से क्या कर लो, इसको गुणा कर लो, और प्रॉफिट निकालना हो तो प्रॉफिट से इसको गुणा कर लो। चाहो देखो ये कितना 20 है ना, सॉरी 23/15 था, इसको यदि 15 से गुणा करोगे तो हमारा प्रॉफिट भी आ जाएगा, प्रॉफिट कितना हुआ ये भी पता चल जाएगा। ठीक है, अब भी कर सकते हैं, देखो प्रॉफिट देखो 15 है, तो 15 को गुणा किया किससे 23/115 से, 23 का भाग गया इसमें कितनी बार 5 बार, और 5 का भाग इसमें गया 3 बार, इसका मतलब प्रॉफिट कितना हुआ 3 रुपये का, प्रॉफिट कितना हुआ सीधी सी बात है 3 रुपये का। ठीक है, तो फिर कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, नहीं समझ में आए तो एक बार वापस इस वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना। ठीक है, फिर भी नहीं समझ में आए तो हमें कमेंट करना, हम आपको दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या दे रखा है, 1000 रुपये पर मासिक साधारण ब्याज 15 है तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी।
क्या बोला है, 1000 रुपये पर मासिक ब्याज दर, ठीक है ना। क्या बोला है, मूलधन कितना है, मूलधन है 1000 रुपये, ब्याज कितना मतलब SI दे रखा है, कितना दे रखा है 15। फिर क्या दे रखा है इसने, टाइम दे रखा है, समय कितना दे रखा है इसने, समय दे रखा है 1 महीना, कि मासिक बोल दिया ना इसने, 1 महीने का ब्याज कितना यही पूछा है, 1 महीने का ब्याज कितना है 15 रुपये। फिर क्या बोला इसने, दर क्या होगी ये बताओ, रेट क्या होगी ये %, रेट का फाइंड करना, रेट फाइंड करना। तो बहुत सिंपल तरीका है, निकाल लीजिए। क्या का तरीका है, फॉर्मूला क्या होता है दर का, दर का फॉर्मूला होता है SI गुणा 100 बटे में टाइम गुणा प्रिंसिपल के लो या मूलधन के लो। अब ब्याज कितना है हमारा 15 रुपये, गुणे में 100 डिवाइड बाय टाइम कितना, अब टाइम देखिए 1 महीना दे रखा है। अब हम जब भी ब्याज फाइंड करते हैं महीने को, जब भी वो जिस टाइम दे रखा हो महीने में, तो हमें किस में बदलना है, वर्ष में बदलना है। तो वर्ष से महीने से वर्ष में बदलेंगे तो 12 का भाग देंगे तो हमारा टाइम क्या आएगा, 1/12 वर्ष आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्या रखोगे नीचे 1/12 गुणा मूलधन कितना था 1000 रुपये, ये लग दिया 1000, ठीक है। अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे आप, 00 से 00 गए, 5 से कटा ये 2 बार, ये 5 से कटा 3 बार, ये 2 से कटा 6 बार, ठीक है। अब नीचे है 1/6, ऊपर है 3, ऊपर है 3, नीचे है 1/6। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3, ये 6 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, हमेशा उल्टा हो जाता है। तो 1/6 क्या हो जाएगा 6/1, और 3 और 6 क्या हो जाएंगे गुणा, तो क्या हो जाएगा 3 6 18, 3 6 18% आ जाएगा इसकी, क्या आ जाएगी इसकी रेट आ जाएगी 18%। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है, 6 किलोग्राम चावल का मूल्य 8 किलोग्राम चावल के गेहूं के बराबर है, ठीक है ना। 6 किलो क्या दे रखा है, चावल का मूल्य किसके बराबर है, 8 किलो या 8 kg गेहूं के बराबर है। किसके बराबर है, गेहूं के बराबर है। मतलब जितने 6 किलो चावल जितने रुपए में आ रहे हैं उतने गेहूं 8 किलो आ रहे हैं, 8 किलो उतने रुपए में आ रहे हैं, ठीक है। तो बस क्या करोगे आगे, फिर क्या दे रखा है, 1 किलो गेहूं का मूल्य 6 रुपये, मतलब गेहूं कहाँ गया, ये रहा। मतलब 1 kg गेहूं का मूल्य दे रखा है 6 रुपये। तो सीधी सी बात है, हमने कितना गेहूं खरीदा है 8 किलो, तो 8 kg गेहूं का मूल्य कितना हो जाएगा, 8 को 6 से क्या कर लो गुणा, तो 48 रुपये का हमारे क्या आ जाएगा गेहूं। तो मतलब हमने जितने 8 किलो गेहूं कितने में 48 रुपये में खरीदे, तो मतलब जितने में 8 किलो गेहूं खरीदे उतने में 6 किलो चावल खरीदे। इसका मतलब 6 किलो चावल का मूल्य कितना हमारा 48 रुपये। 6 किलो चावल का मूल्य कितना आ जाएगा भी 48, इसका भी 48 हो जाएगा। 8 किलो गेहूं का मूल्य 48 है तो 6 किलो चावल का मूल्य भी क्या हो जाएगा 48। अब पूछा क्या इसने, तो 1 किलो चावल का मूल्य क्या होगा। तो बस सिंपल है, 6 का दे रखा है, 1 का फाइंड करना है, भाग कर दो। 1 किलो का निकालोगे तो क्या करोगे, 48 के अंदर क्या करो 6 का भाग दो, 6 का भाग गया 8 बार, मतलब कितना आ गया 8 रुपये आ गया। ऑप्शन नंबर बी पे हमारे अंतिम क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा इस सेशन का क्या रहेगा, लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्या दे रखा है, 2 कोष्टक लंबा जाएगा, 2 कोष्टक 18 माइनस 3 प्लस 5 कोष्टक 12 माइनस 7 कोष्टक बंद। अब देखिए सबसे पहले क्या सॉल्व होता है, कोष्टक सबसे पहले सॉल्व करते हैं, कोष्टक सबसे पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद में दूसरा काम करते हैं। तो कोष्टक कहाँ दे रखा है, एक तो यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो इनको सॉल्व कर लीजिए। 18 में से 3 गया, पीछे कितना बचे 15। बाहर देखो कोष्टक के बाहर हमेशा संख्या होगी, उसके साथ क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, कोई साइन नहीं हो तो, साइन हो तो वो साइन लगाना है, ठीक है। फिर प्लस का प्लस, 5 का 5, 12 में से 5 गया, सॉरी 12 में 7 गया, पीछे कितना बचा 5। यहाँ पर कोई साइन नहीं, इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा गुणा। अब देखिए इन दोनों का क्या होगा गुणा, इन दोनों का क्या हो जाएगा गुणा। गुणा सबसे पहले होगा, ब्रैकेट में देखो सॉल्व कर लिया ब्रैकेट, उसके बाद में क्या डिवाइड तो है नहीं, तो मल्टीप्लाई पहले सॉल्व होगा। तो 15 दूना 30, 5 पंजे 25, बीच में प्लस का प्लस, इसको जोड़ दो। 25 और 20 कितने हो गए 25, कितने हो गए 55, 30 और 25 कितने हो गए 55। ऑप्शन नंबर डी सही। इस प्रकार हमारा ये सेशन यहीं ख़त्म होता है, ठीक है, समाप्त होता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन हमारा समझ में आएगा। ये आपसे हम एक उम्मीद कर रहे हैं कि आप क्या करें, इस वीडियो को, इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, और पसंद आया हो तो लाइक करें, और आगे लोगों से चैनल सब्सक्राइब भी करवाएं और आप भी करें, और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि क्या हो आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे, ठीक है। और
एक और बात बताना चाहते हैं कि इस चैनल का नाम हमने नाम क्या है वो बदल कर क्या कर दिया है, नवोदय वाले, क्या दे रखा है, नवोदया वाले 2.0 कर दिया है, 2.0 कर दिया है, जैसे कि हमारा चैनल क्या आसानी से आपको यूट्यूब पर ढूंढने से मिल जाए। ठीक है ना, तो आप इस बात को भी लोगों में शेयर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, गुड लक। ठीक है, बाय।